हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नेट में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। आज के वन शॉट रिवीजन में हम जानने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। आपका ये अध्याय कंप्लीट करने वाले हैं हम। इस अध्याय को अगर बात करें तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का नाम अगर देखें, नंबर देखें तो 8वां चैप्टर ये आपका पड़ता है। 8 चैप्टर पे आता है ये। इसके बाद किरण प्रकाश की, उसके बाद फिर तरंग प्रकाश की वगैरह स्टार्ट हो जाता है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 4 से 5 नंबर तक का, 4 नंबर तक का क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, अगर सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस से नहीं काटा गया है इस चैप्टर को तो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न हुई, किसने खोजा इसको, और किस प्रकार से हम इसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने जाना। सबसे पहले मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, तो पता लगाने का, उपस्थिति का पता लगाने का जो श्रेय है या खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने खोज की इसका। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये 4 ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने और पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की, या सबसे पहले किसने देखा, या उपस्थिति का पता किसने लगाया, तो मैक्सवेल ने लगाया। क्लियर है? चलिए, हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज दूसरे एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने प्रयोगशाला में 6 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा जिसको हम बोलते हैं, 6 मिलीमीटर लैम्डा वाली या तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की थी। सक्सेसफुली इन्होंने उत्पन्न कर ली थी। ठीक है, हाँ, उत्पन्न कर ली प्रयोगशाला में, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज नहीं पाए थे, याद रखिएगा। सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम किया जेसी बोस ने, जो अपने भारतीय वैज्ञानिक हैं, कोलकाता से हैं। और जेसी बोस ने सबसे पहले ये 25 मिलीमीटर से लेकर के, आप देख सकते हैं 25 mm से लेकर के 5 mm तक की तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की थी। और थोड़ी सी जगह पर इन्होंने, मतलब कुछ कम दूरी तक भेज पाए थे, बहुत बड़ी दूरी तक नहीं। ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर भेज पा रहे, नहीं, कुछ मीटर तक, कुछ सेंटीमीटर तक ये सिग्नल को या विद्युत चुंबकीय तरंग को भेजने में सक्षम रहे। ठीक है, और इसके बाद आते हैं मार्कोनी। मार्कोनी ने भी सफलतापूर्वक उत्पन्न तो किया, इसको उत्पन्न करने का पता इनको चल ही गया था, लेकिन भेजना जो कठिनाई होती थी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, उसको इन्होंने प्राप्त कर लिया, उसमें सफलता प्राप्त की और कुछ किलोमीटर तक भेजने में ये सक्षम रहे। इन्होंने भेजने के लिए एंटीना का उपयोग किया। किसका उपयोग किया था? एंटीना का उपयोग करके इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से या सक्सेसफुली हम बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा। तो आप जानते होंगे कि ऐसा कहा जाता है कि जो रेडियो की खोज है वो भारतीय वैज्ञानिक ने, भारत ने की थी, जेसी बोस ने की थी। बाद में इनकी कॉपी, इनका आइडिया चुरा लिया गया, है ना, और मार्कोनी ने फिर इनका आइडिया चुरा करके अपना बता दिया। तो ऐसा ही है एक्चुअली, सबसे पहले जेसी बोस ने ही किया था ये काम। जो रेडियो वेव है या विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार है रेडियो तरंग की ही खोज सबसे पहले की गई थी और जेसी बोस ने की थी। और जो रेडियो पर हम गाने सुनते हैं या पहले सुनते थे, अब बहुत कम हो गया है, लोग कम सुनते हैं, अब तो मोबाइल आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं। तो अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले की मैं बात करूं, 20 साल पहले की बात करूं, तो लोग रेडियो पर ही गाने सुनते थे, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए जेसी बोस ही जिम्मेदार थे, सबसे पहले इन्होंने ही ट्राई किया था इसके लिए। लेकिन पेटेंट इन्होंने अपने नाम पर करवा लिया था, मार्कोनी ने, और इस वजह से अब मार्कोनी के नाम पर हम जानते हैं कि रेडियो की खोज किसने की, मार्कोनी ने हम बोलते हैं। अदरवाइज सच्चाई यह है कि किसने की थी? जेसी बोस ने। मार्कोनी से पहले किसने किया था? जेसी बोस ने। ठीक है, आगे चले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का स्रोत और उत्पादन तथा प्रकृति, ये हालांकि सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है, सिलेबस में नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कैसे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर देखेंगे तो एक एलसी परिपथ होता है, ये संधारित्र लगा होता है और यहाँ पर प्रेरक कुंडली लगी होती है। अब देखें यहाँ पर आवेश, यहाँ पर जैसे मान लो ये चार्ज है, तो अगर ये चार्ज है संधारित्र, तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब कि डिस्चार्ज जब होगा तो आवेश इधर से, मान लो इधर से आवेश जाएंगे तो इसमें आएंगे आवेश, तो ये डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज होगा, इसके अंदर पूरा ऊर्जा आएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर ऊर्जा वो जो होती है वो होती है
वैद्युत ऊर्जा। इसके अंदर जो ऊर्जा हुआ करती है वो होती है चुंबकीय ऊर्जा, है ना। इसमें चुंबकीय चुंबक की तरह व्यवहार करता है, आपको पता है प्रेरक कुंडली। इसको हम प्रेरक कुंडली को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, है ना। तो बार बार आवेश यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इनके बीच में ही चलता रहता है। तो जो आवेश है वो बार बार क्या हो रहा है बेटा, दोलन कर रहा है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। तो आवेश एक नियत समय में, है ना, दोलन कंप्लीट कर रहा है, एक नियत समय में चार्ज और एक नियत समय में ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस वजह से इनका, क्योंकि इनका जो समय है, ठीक है, चार्ज और डिस्चार्ज होने का, वो एक समय फिक्स है, आवर्तकाल फिक्स है। तो आवर्ती रूप से ये दोलायमान जो आवेश है यही विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत है। इसी के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। याद रखिएगा कि एक स्थिर आवेश, अगर आवेश सिर्फ रुका है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, त्वरण के साथ चल रहा है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग। उस तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जरूर होंगे, लेकिन तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। और ये जो आवेश दोलायमान है, इनको एंटीना की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, भेजा जा सकता है, इन दोलनों को। तो ये जो आवेश की वजह से तरंग उत्पन्न हो रही है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक इस विद्युत चुंबकीय तरंग को एंटीना लगा के भेजा जा सकता है। अब एंटीना का आकार किसी भी तरह का हो सकता है, आप जानते हैं एंटीना कैसा भी बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ का मतलब कि ये जिस दिशा में चलती हैं, इसके कण, या अनुप्रस्थ के का मतलब समझिए। अनुप्रस्थ का मतलब होता है, जैसे दो तरह की चीजें, दो तरह की तरंगे मैं बनाऊं। जैसे एक तरंग ऐसे होती है ना, आप जानते हैं कि कुछ तरंग ऐसे ऐसे चलती है, प्लस माइनस या ऊपर नीचे, अप डाउन चलती हैं और जाती हैं आगे की तरफ। मान लो ये इस दिशा में चल रही है एक तरंग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की। और एक तरंग है कि इसी रास्ते पर, जैसे इस रास्ते पर ही चलना है इसको, लेकिन वो तरंग के कण जो है ना, इसके इस तरंग के कण क्या है, जैसे चल रहे हैं, तो माध्यम के जो कण है वो ऊपर यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखो तो नीचे की तरफ, इस तरह से गति कर रहे हैं। यहाँ पर जब तरंग होती है, कुछ तरंग ऐसी होती है कि इनके कण जो है, जिस दिशा में तरंग चल रही है, इस दिशा में तरंग चल रही है, वेग इसका भी इधर ही है, लेकिन इनके कंपन की दिशा भी उसी दिशा में है, ठीक है, आगे या पीछे, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में ये कंपन करते हैं। तो जब तरंग की दिशा में कंपन होता है आगे या पीछे की तरफ, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इस तरह की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। संचरण की दिशा के अनुदिश जब कंपन होता है, और संचरण की दिशा के लंबवत जब गति होती है, संचरण की दिशा के लंबवत जब माध्यम के कण गति करते हैं या कंपन करते हैं, तो इनको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग समझ गए ना। तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंग। थोड़ा विद्युत चुंबकीय तरंग को आप समझने का प्रयास भी कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, इसको समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग नाम से देखिए समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है इसमें। तो कैसे देखने को मिलेगा, किस तरह से हम विद्युत चुंबकीय तरंग को समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं बना रहा हूं यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान से एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चित्र ये आपको भी बनाना पड़ेगा, एग्जाम में हो सकता है, तो आप पढ़ाने की प्रैक्टिस जो है मेरे साथ ही कर लें, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी भी डायग्राम की प्रैक्टिस जब जितनी ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, इसको आप सीधा बना लेंगे। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे लिए एक्स की दिशा है, एक्स दिशा है, ये वाई है और ये जेड दिशा है, ठीक है बच्चे। चलिए, अब विद्युत चुंबकीय तरंग में, क्योंकि हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, तो लेट्स से कि विद्युत क्षेत्र नहीं, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है नीचे वाला, ओके। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। पहले मैं एक पार्ट बना लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं मेरी आदत थोड़ी सी वैसी है कि चित्र थोड़ा अच्छा दिखे तो अच्छा लगता है, ठीक है।
ओके, तो बस इसी में प्रॉब्लम है, बाकी सेकंड वाला तो जल्दी बन जाएगा। ओके, बस एक प्रैक्टिस और थोड़ी सी देख लेते हैं एक बार। लगभग लगभग ठीक है, बना लेते हैं ऐसे कि इस प्रकार से चल रही है और यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी दिक्कत ही है। ओके, ओके, लगभग लगभग ठीक है, लगभग लगभग ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है एक्चुअली। चलिए अब ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में गति कर रहा है, कंपन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र का कंपन है। और विद्युत क्षेत्र के कंपन को हम थोड़ा सा दिखा भी देते हैं यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र का कंपन ऐसे चल रहा है कुछ। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जब तरंग जाएगी तो माध्यम के जो है ना या क्षेत्र सदिश है उसका कंपन अगर मैं देखूं तो वो नीचे की तरफ ही रहेगा। इस प्रकार से थोड़ा दूर दूर भी बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ऊपर नीचे मतलब प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई में कंपन कर रही है कौन? विद्युत क्षेत्र। और जो संचरण की दिशा है वो ये है संचरण की दिशा बेटा। संचरण का मतलब गमन होता है, गमन मतलब जिस दिशा में तरंग जा रही है, संचरण या गमन की दिशा। ठीक है, और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को आप कैसे देखेंगे? कुछ इस प्रकार से आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि ये जेड अक्ष में है, थोड़ा बड़ा है, बस चुंबकीय क्षेत्र मैंने बना दिया है हल्का, बट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने तिरछा कर दिया इनको, थोड़ा सा ही कर देता हूं मैं इनको, है ना। ओके, एक्स अक्ष के या जेड अक्ष के समांतर आना चाहिए एक्चुअली। जैसे वाई अक्ष के समांतर है ना, वैसे जेड अक्ष की ये समांतर आनी चाहिए लाइंस जो हैं। तो इसीलिए जेड अक्ष के समांतर लाइंस थोड़ी सी ये आनी चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यस, थोड़ी सी ऐसी। तो ये क्षेत्र कंपन है, क्षेत्र का कंपन इस प्रकार से है, आप देखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी से आपको क्षेत्र कंपन दिख रहा है और ये जेड डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र का कंपन हम मान के रखे हुए हैं। तो एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं चुंबकीय जो है तरंग चल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग बनी हुई है। और वाई डायरेक्शन में आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कंपन सॉरी विद्युत क्षेत्र आपको कंपन करती हुई दिख रही है। और जेड डायरेक्शन में आपको चुंबकीय क्षेत्र कंपन करती हुई दिख रही है। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि जैसे मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जैसे ई लिखा है तो या इसको ई वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, तो ई वाई लिखा जा सकता है। और इसको या आप चाहें तो बी जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि जेड डायरेक्शन में है। इसके समीकरण की अगर मैं बात करूँ, इसको समीकरण कैसे लिखना है, तो समीकरण में जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कंपन की बात करेंगे तो आप ई या ई वाई जब लिखते हैं तो ये आ जाता है बेटा आपका ई वाई बराबर ई नॉट, ये आ जाता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चल रही है तरंग इसलिए एक्स यहाँ के साथ रहेगा। के संचरण नियतांक है, ओमेगा आप जानते हैं कोणीय आवृत्ति है, और टी समय किसी समय टी पर हम बात कर रहे हैं, तात्क्षणिक कंपन की बात कर रहे हैं, तात्क्षणिक समीकरण है ये चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के कंपन का। और इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कंपन का अगर देखें तो बी बराबर बी नॉट और ये आ जाएगा साइन, बाकी इसका भी सेम रहेगा
अंदर की बात दोनों की सेम रहेगी, मतलब दोनों के कला में कोई अंतर नहीं गा। तो कलांतर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र याद रखिएगा, ई तथा बी के, ठीक है, बीच कलांतर सदैव शून्य होता है। कितना होता है बेटा? शून्य होता है, मतलब फाई बराबर 0। कलांतर शून्य होता है, मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी में से के एक्स माइनस ओमेगा टी घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है, ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, और ये तात्क्षणिक मान है दोनों के। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स दिशा में संचरण करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को आप देख पा रहे हैं, उसकी समीकरण यहाँ पर लिखी गई है। अब कुछ जैसे एनसीईआरटी में बनी बनाई आपकी होती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यही चीज़ मैं बना रहा था यहाँ पर, बी चुंबकीय क्षेत्रीय। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन को थोड़ा सा जेड यहाँ ले लिया गया है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इधर मैं एक्स लिखा था तो मैं इधर ही ऐसी बना देता हूँ कि इधर एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने माना था तो यहाँ एक्स मान लेते हैं, और इधर मैंने क्या कहा था? इधर ई था, और ये तो एक्स नहीं था, ये वाई था, और नीचे की तरफ मैंने जेड माना हुआ था। क्लियर है मेरी बात? तो नीचे की तरफ हमने क्या माना था बेटा? यहाँ पर हमने जेड माना हुआ था, है ना। इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, जैसे अभी बनाया था मैंने, तो ताकि दो अलग अलग चीजें ना दिखे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हरदम ऐसा ही है कि एक्स दिशा में जा सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग, नहीं, किसी भी दिशा में। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं और जो कि समझानी है। वाई और जेड हमने माना था, जो उस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अच्छा, ये एक कंपन कहलाता है। ये जो मैंने बनाया है एक कंपन है, जैसे 1 प्लस 1 माइनस कंप्लीट, ठीक है, ऊपर और नीचे। इसके बाद फिर ऊपर जाएगी तरंग, फिर नीचे जाएगी। इसी प्रकार से ये भी जेड में ऐसे ऐसे तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वाई एक्स वाई और जेड अक्ष आपस में तीनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के, उसी प्रकार से ई बी और वी, ये जो संचरण की दिशा है या वेलोसिटी जो होती है वी जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक दूसरे के, ये सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वी दिख नहीं रहा होगा आपको, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, वी। ठीक है, तो ये भी आपस में सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, और ये दोनों लंबवत है सम्मिलित रूप से किसके? संचरण की दिशा, मतलब वेग की दिशा के, जिस दिशा में ये चल रही है तरंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर के जो है संचरण नियतांक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ई और बी सदैव समान कला में कंपन करते हैं, मतलब कलांतर 0 हुआ करता है। अभी अभी आपको बताया था मैंने। इसका मतलब कि फाई बराबर 0, कलांतर 0 होगा। अभी अभी आपको बताया था। ई एवं बी इस प्रकार होते हैं कि ई क्रॉस बी की दिशा, ई क्रॉस बी जो है सदैव संचरण की दिशा बताती है। मतलब कि अगर मैं ई क्रॉस बी करूं, ई से बी की तरफ क्रॉस करूं, तो जो अंगूठा है हमारा क्या बताया? संचरण की दिशा। तो ये संचरण की दिशा है। ठीक है, ये संचरण की दिशा या जिस दिशा में तरंग जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से चलती है, मतलब इनकी स्पीड जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जो वेग होता है वो होता है c, और c बराबर जो चाल होता है वो होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसे 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन सभी की स्पीड समान होती है। ठीक है, याद रखेंगे। धनात्मक x दिशा में अगर संचरित कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसका समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। मैंने आपको ई वाई और बी जेड दिखाया था लिख के, वो सेम चीज। ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी, वही चीज सेम लिखी है। ठीक है, बाकी के जो है कोणीय तरंग संख्या, कोणीय तरंग संख्या या के को, या आप लिख सकते हैं के संचरण नियतांक है। क्या लिख लेते हैं? संचरण नियतांक। इसको संचरण नियतांक भी कहते हैं और कोणीय तरंग संख्या भी कहते हैं, और इसका मान होता है 2π/λ। मतलब k इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, जो k है ये बराबर होता है 2π/λ के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ और गुणों की बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के। तो इनकी मुक्त आकाश में जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और कुछ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के बहुत बेसिक से। पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि जो चाल होती है
सी बराबर होता है ई डिवाइड बाई बी लिखते हैं, या आप इसको ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट भी लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप सी बराबर या सी बी बराबर लिख सकते हैं ई के, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ई बराबर बी सी या सी बी, जो भी आपको लिखना पसंद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ये आपके एक नंबर के एग्जाम में, एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान अगर आप यहाँ रख देंगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है। मतलब अगर आप सी बराबर कर रहे हैं और इसको 1 बटा अगर मैं करूँ और इसमें दोनों मान रख दूँ, मतलब म्यू नॉट का मान मैं लिख दूँ 4 पाई गुणे 10 की घात -7 और गुणा कर दूँ एप्सिलॉन नॉट का मान जो कि है 8.85 गुणे 10 की घात -12, और इसको हल करूँगा तो आपको मान कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 3 गुणे 10 घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको किसी को करके देखना है तो करके देख लीजिएगा, आपको सेम आंसर मिल जाएगा वो जितना लिखा है। ठीक है, 2.99 समथिंग मिलेगा, जो कि 3 के आसपास ही होता है। किसी माध्यम में अगर चलेंगे तो माध्यम का क्योंकि माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकनशीलता बदल जाती है, तो हम मुक्त आकाश की विद्युतशीलता और मुक्त आकाश की निरपेक्ष चुंबकनशीलता को छोड़ करके हम टोटल जो है चुंबकनशीलता और विद्युतशीलता लेंगे, और इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा, तो ऊर्जा जो है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, तो ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कंपनों के रूप में दोनों में जो है समान रूप से वितरित होती है। तो अब देखेंगे ऊर्जा का जो घनत्व हम निकालते हैं, ऊर्जा डेंसिटी जो हम निकालते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के लिए ये होती है, और चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व की बात करें तो उसको यू बी से दिखाते हैं। ये यू ई लिखा है, इसको कई बार यू और कैपिटल ई भी लिख लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। जैसे इसको यू कैपिटल बी लिखा गया है तो आप लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे यू ई इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर है और इसमें बी स्क्वायर है। क्लियर है, सिंपल सी बात। और ये 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, 1/2 दोनों में है, और ई स्क्वायर बी है चुंबकीय घनत्व है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो बी स्क्वायर होगा और वो ई स्क्वायर होगा। बस याद रखना एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, म्यू नॉट नीचे है, सिंपल सा। विश्लेषण से प्राप्त होता है कि U बराबर क्या होता है, टोटल अगर ऊर्जा की बात करें तो यू ई प्लस यू एम, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और आप अगर औसत ऊर्जा निकालना चाहें या आप इस तरह से निकालना चाहें तो आप एवरेज ऊर्जा ऐसे निकाल सकते हैं। तो औसत ऊर्जा निकालेंगे तो चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र के लिए निकाल लीजिए तो जितना आएगा वही औसत ऊर्जा है, या विद्युत क्षेत्र के लिए निकाल लीजिए तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, और इसके लिए जब औसत ऊर्जा हम निकालते हैं तो हम टोटल ऊर्जा जो 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 चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का मैक्सिमम मान है बी नॉट और ई नॉट, उसको लेके निकाला करते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ आगे। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उनके प्रकार और उनके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रकार मैंने आपको बता रखा है 7 प्रकार के होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है 7 प्रकार की होती है। ठीक है, 7 प्रकार की होती है। अब 7 प्रकार कौन कौन सी हैं? पहला है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। ठीक है, और इधर लिख लेता हूं मैं। दूसरा है बेटा सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, और तीसरा है अवरक्त तरंग, ठीक है। चौथा है दृश्य प्रकाश, पांचवा है परावैगनी, परावैगनी। ठीक है, विकिरण या किरण इसको बोलते हैं, परावैगनी वैसे विकिरण ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तरंग ही है ना, ऐसा नहीं है कि विकिरण लिख दिया तो तरंग नहीं है। और छठवां अगर बात करें तो है एक्सरे, एक्स तरंग जिसको आप बोलते हैं, या आप एक्सरे लिख सकते हैं। और सातवां लिख देता हूं यहाँ पर गामा तरंग, गामा तरंग या विकिरण इसको भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा इंग्लिश में भी नाम लिखना बहुत जरूरी है।
तो इससे एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगी चीज़ें। ये है रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव, और ये है माइक्रोवेव, MICRO, माइक्रोवेव। ये है विजिबल लाइट, ठीक है, जो जिसको हम प्रकाश सिर्फ बोलते हैं, वही प्रकाश, ये प्रकाश जिसकी उपस्थिति हम चीजों को देखते हैं। और एक तरंग है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, वेव्स। और ये तो एक्सरे है, आप जानते हैं, और ये है गामा रे, गामा रे को इससे भी लिखा जाता है गामा और रे, ठीक है। और ये है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक है, इसको यूवी भी बोलते हैं, यूवी रे, ठीक है, यूवी रेज भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सातों विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगों की खासियत है, वहाँ से 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है। तो रेडियो तरंग की सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। और 7वें नंबर पर जो गामा तरंग लिखी है, ये क्रम से लिखा है मैंने, और 7वें नंबर जो गामा तरंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। और जबकि बात करें अगर ऊर्जा की, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो इसकी होती है वो ये है। तो मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उधर से इधर लिखा गया है, ठीक है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। जैसे रेडियो तरंग से ज़्यादा ऊर्जा होती है सूक्ष्म तरंग की, सूक्ष्म तरंग से ऊर्जा ज़्यादा होती है अवरक्त तरंग की, अवरक्त तरंग से ऊर्जा ज़्यादा होती है दृश्य प्रकाश की, इससे ऊर्जा ज़्यादा होती है परावैंगनिक की, इससे भी ज़्यादा ऊर्जा होती है एक्सरे की, और इससे भी ज़्यादा ऊर्जा होती है, या सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा रंग की, गामा तरंग की। और मतलब ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम में लिखा गया है, ठीक है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम मतलब आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर सेम चीज़ मैंने लिखी है, बस नाम थोड़ा सा लिख दिया था, उन्हीं से मिला करके देखो यहाँ पर मैंने नाम लिखा था। तो RA, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से अब मैं आपको चिन्हित करके दिखाता हूँ। तो इस एक फॉर्मूला बनाता हूँ मैं यहाँ पर एक तरह से, ताकि बच्चों को याद रहे। तो RA और इसका M लिया, ठीक है, और इंफ्रारेड का IN, और विजिबल को पूरा विजिबल ले लिया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट में से UV अल्ट्रावायलेट, और फिर ये X, और ये गामा रे, गामा रे तो पूरा, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, देखो RA है, फिर ये M है, तो बन गया एक तरह से राम, ठीक है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस शब्द से, है ना, है तो नहीं किसी को, ठीक है। इनविजिबल, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि दृश्य प्रकाश है, विजिबल का मतलब, थोड़ा सा इंग्लिश में अगर आप नाम याद रखेंगे तो आपको परेशानी होगी। फिर लिखा है UV, और फिर लिखा है X गामा, X फिर गामा रे। तो इस तरह से मैंने याद रख रखा है। इधर से उधर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि इधर से इधर जाएंगे तो आप क्या है, ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, और तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा जो है वो घटेगा। किधर, जब इधर से इधर हम जाते हैं। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसका है, रेडियो का सबसे कम उसका है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसकी है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने बना रखा है, प्रॉपर सा एक नाम दे रखा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो बेसिक सी चीज़ है यहाँ पर। एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। और हमने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है, आप जानते होंगे, या जानना चाहिए आपको कि ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, H न्यू के। ई बराबर क्या होता है, H न्यू। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, H न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या है, आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। और न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ई बराबर HC और डिवाइड बाई लैम्डा के। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गया है कि न्यू बराबर है यहाँ पर C बटे लैम्डा के। ये फॉर्मूला कक्षा 9 की बुक में भी है, बस वहाँ पर न्यू को, आवृत्ति को न्यू नहीं लिखा गया है, F लिखा गया है।
तो न्यू जो है ये है आवृत्ति, ठीक है, और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य, और सी क्या है, प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, कोई भी तरंग हो सबकी चाल बराबर होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ऊर्जा ज़्यादा कम हो सकती है किसी की, लेकिन चाल सबकी बराबर होती है, ठीक है। वी बोल रहा हूँ, न्यू और लैम्डा ये चेंज हो सकते हैं, ये अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। ई क्या है, ऊर्जा। तो इनमें संबंध देखने को मिला कि जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है आवृत्ति के, और आवृत्ति जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्डा के। मतलब एक चीज समझ में आया हमें, पहली चीज समझ में आ रही है कि जब आवृत्ति बढ़ेगी तो दो चीजें होंगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो दो चीजें होंगी, पहला ऊर्जा जो है बढ़ेगी, और दूसरी चीज समझ में आ रही है कि तरंगदैर्ध्य जो है वो घटेगी, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा चीज है कि अगर आवृत्ति घटेगी तो दो चीजें फिर से होंगी, पहली कि आवृत्ति के घटने पर ऊर्जा घटेगी, लेकिन तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये याद रखेंगे, आवृत्ति के बढ़ने पर क्या फर्क पड़ रहा है किस प्रकार से, और आवृत्ति के घटने पर क्या फर्क पड़ रहा है। अब मैंने कहा कि यहां से वहां जाने पर आवृत्ति जो है ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब आवृत्ति बढ़ रही है, तरंगदैर्ध्य घट रही है, तो इधर से उधर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य घटेगी, तो मतलब तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग की है, रेडियो वेव की है, और सबसे कम लैम्डा की है। इसका मतलब लैम्डा की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, गामा की तरह ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, और आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा का मतलब आवृत्ति सबसे ज़्यादा है और तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, और वहाँ पर इसकी ऊर्जा सबसे कम है, ठीक है, ऊर्जा सबसे कम है, आवृत्ति सबसे कम है, ऊर्जा कम है मतलब आवृत्ति सबसे कम होगी, और इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा सभी तरंगों में से। तो ये क्रम में लिखी गई है, इसको याद रखेंगे आप, राम इनविजिबल यूवी एक्स गामा रे, ठीक है, राम इनविजिबल यूवी एक्स गामा रे, इस तरह से याद रखेंगे, क्रम है। और इससे आप 90% क्वेश्चन इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन इस एक फॉर्मूले से, 90% प्रश्न इस छोटे से फॉर्मूले से लगा पाएंगे अगर आप क्रम याद रखेंगे तो, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि किधर से किधर जाने पर क्या होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका पैटर्न दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो लिया गया है वो किस प्रकार से लिया गया है, जहाँ पर मेरा क्रम उधर से था इधर की तरफ, इनका क्रम इधर से इधर की तरफ है, जो प्रिंट है ये बुक का एक प्रिंट है, तो इसमें आप देखेंगे गामा रे इधर लिया गया है और उधर रेडियो को रखा गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अच्छा, इधर से उधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, देख सकते हैं यहाँ पर तरंगदैर्ध्य छोटी है, जैसे जैसे जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पर तरंगदैर्ध्य बहुत बढ़ गई है, किसकी, रेडियो तरंग की। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब लैम्डा जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, किधर से किधर, इधर से इधर जाने पर, और इधर से इधर आएंगे, लैम्डा जिधर बढ़ेगा उधर ऊर्जा घटेगी, और इसका मतलब आवृत्ति घटेगी, और लैम्डा जिधर घटेगा उधर ऊर्जा बढ़ेगी और आवृत्ति बढ़ेगी। तो आवृत्ति को अगर देखें तो आवृत्ति कब बढ़ेगी बेटा, आवृत्ति बढ़ेगा जब इधर से इधर की तरफ हम जाएंगे, उधर से इधर की तरफ आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर है। यहाँ पर विजिबल लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, ऊर्जा कम होती है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा सभी रंगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान जो रंग का सबसे ज़्यादा ऊर्जावान रंग होता है वो होता है बैंगनी, ठीक है, फिर जामुनी, फिर नीला, ठीक है, फिर हरा, इस तरह से, फिर पीला, नारंगी और लाल, इस प्रकार से आप देखते हैं, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला वगैरह, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब इनके उपयोग की बात कर लेते हैं। इनके उपयोग में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, जो भी चीज़ों पर हम आपको बता रहे हैं बस वही याद रखना है। खास करके आपको गुण और उपयोग पर ध्यान देना है सबके, ठीक है, गुण और उपयोग के बारे में पढ़ना है, बाकी तरंगदैर्ध्य के परिसर वगैरह के बारे में इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ यहाँ पर है, ये याद होनी चाहिए कि गामा रे है, ठीक है, उसके लिए ये गुण और उपयोग पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी के, इन 2 चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब एक्सरे का गुण और उपयोग क्या है, इसके बाद गुण और उपयोग क्या है परावैगनी का, इसको आपको पढ़ लेना है, PDF आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है, मिल गई होगी एक्चुअली साथ ही साथ लेक्चर के साथ ही आपको PDF मिल जाती है,
तो आप PDF में देख लेंगे आराम से, या वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो गुण और उपयोग ही आपको देखने हैं सभी तरंगों का, ठीक है। और इनमें भी कौन सी तरंगों का पढ़ना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ऐसा तो कुछ है नहीं, वैसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है किसी को भी उठा के, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। लास्ट है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग में आप देखेंगे गुण और इसका उपयोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लिखा गया है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके उपयोग और गुण को थोड़ा सा देखिएगा। सबसे ज़्यादा इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, देख सकते हैं मीटर में होती है, 10⁴ मीटर तक होती है। 10⁴ मीटर का मतलब है 10,000, ठीक है, 10,000 मीटर। 10,000 मीटर मतलब 10-10 किलोमीटर की वेवलेंथ हो सकती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की, ठीक है। हाँ, मतलब एक कंपन कंप्लीट करने में इसको 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 10,000 मीटर मतलब 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर में, मतलब 5 किलोमीटर में प्लस ऊपर वाला भाग 5 किलोमीटर में ये, तो एक कंपन इसका इतना बड़ा भी हो सकता है, किसका, विद्युत चुम्बकीय तरंग, रेडियो तरंग का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं मैक्सवेल जी। मैक्सवेल ने कुछ मतलब भौतिक विज्ञान के कुछ समीकरणों को एकत्रित किया, और उन्होंने देखा कि इन चार इन चार जो है समीकरण, ये चार समीकरण मिल करके कुछ जो है ब्रह्मांड के कुछ अच्छे या खूबसूरत नियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ये चार नियम मिल करके। तो इसी चार नियम को मैक्सवेल का जो है मैक्सवेल के समीकरण बोलते हैं, इन चार समीकरणों को। और ये चार समीकरण मैक्सवेल ने नहीं लिखे हैं चारों के चारों, इन्होंने बस एकत्रित करके इनको एक साथ देखने की कोशिश की, ठीक है। अब वो क्या गूढ़ रहस्य है, वो क्या पढ़ते हैं, वो आपको हायर जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल वन शॉट रिवीजन में आपको जितना समझना मैं बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप जानते हैं गाउस का नियम होता है, E.dA बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और B.dA क्या होता है, 0 होता है, गाउस का ही नियम है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए E.dl आप जानते हैं -d∅dt होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में फैराडे का नियम आप जानते हैं। और B.dl बराबर होता है μ0I_c। तो यहाँ पर एक्चुअली ये नियम इस तरह से आपने पढ़ा है कि B.dl ऐसे आपने पढ़ रखा है, बराबर होता है μ0I के, ऐसे आपने पढ़ रखा है। तो एम्पियर का नियम है ये। और ये चारों नियमों में मैक्सवेल ने पाया कि ये जो चौथा एम्पियर का नियम है ना, इसमें कुछ गलती है, और इसी को संशोधित किया था, इसी को सही किया था मैक्सवेल ने। क्या सही किया था वो थोड़ा समझेंगे, और वहीं से कॉन्सेप्ट आता है विस्थापन धारा का। तो एम्पियर का परपथीय नियम तो आप जानते हैं, B.dl बराबर μ0I, अभी लिखा मैंने, ये आप जानते हैं। अब एम्पियर का परपथीय नियम का आशंका, तो जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो यहाँ तो करंट बह रही है, यहाँ भी करंट बह रही है, ठीक है। यहाँ पर तो दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, कैपेसिटर मतलब संधारित्र को। तो एक प्लेट पर धनात्मक आवेश, एक प्लेट पर ऋणात्मक। जैसे जैसे धारा जाएगी, ये चार्ज होता जाएगा तो इस पे आवेश बढ़ते जाएंगे, और जितना आवेश यहाँ बढ़ेंगे धनात्मक इस प्लेट पर, उतना ही इस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है E, ये अगर देखा जाए तो ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मान लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है। जब चार्ज हो रहा है तब, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब भी। जब डिस्चार्ज होगा तो आवेश का मान कम होगा, आवेश का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। अच्छा, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम पर मैक्सवेल ने पाया कि ये नियम जो है, ये वाला नियम वो लागू नहीं होता, ठीक है, ये लागू नहीं होता। तो इसको समझने के लिए अगर देखें, यहाँ पर देखो तो एम्पियर का नियम जो है केवल स्थायी धारा के लिए, केवल स्थायी या नियत विद्युत क्षेत्र के लिए ही लागू होता है, ठीक है। मैक्सवेल ने ऐसा प्रयोग करके पाया, और इन्होंने पाया कि यह समय परिवर्ती वाले या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक आवेशित हो रहे समांतर प्लेट संधारित्र पर विचार करना है। तो मैंने आपको बता दिया ये विचार करना है। अब यहाँ पर इन्होंने दो लूप लिया, इसको लूप को L1 बोल दिया, और एक लूप ले लेंगे अंदर। तो क्योंकि एम्पियर का परपथीय नियम लूप में लगता है ना, लूप में B.dl करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर अब प्लेटों के बीच में भी एक लूप ले लिया इन्होंने। तो प्राइमरी लूप, ठीक है, L1, और सेकेंडरी लूप L2 ले लिया। अब दोनों लूप में अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय
सॉरी, यहाँ पर एम्पियर का नियम लागू हो रहा है L1 लूप पे, यहाँ पर तो विद्युत धारा बह रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल लागू हो रहा है कि B डॉट DL जो है, B डॉट DL इस तरह से और बराबर है म्यू नॉट I के, जो भी करंट बह रही है बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट ही नहीं बह रही है, प्लेटों के बीच में कोई करंट थोड़ी है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं बह रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, देखो तो लूप L1 और L2 जो दो लिए थे हमने, उसमें L1 पर तो काम कर रहा है, म्यू नॉट I आ रहा है, लेकिन L2 पर आप देखेंगे ये बराबर 0 लिखा है, तो L2 पे आप देखेंगे तो ये बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्लेटों के बीच उपस्थित क्षेत्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। रीजन, अब ये क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि I होना चाहिए सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है, तो नहीं है। तो परंतु व्यवहार में प्लेटों के बीच में तो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षित होता है, व्यवहार में तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है, विद्युत क्षेत्र एक्चुअली प्रेक्षित होता है। यहाँ पर बेटा विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्रेक्षित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। इसे समझाने में एम्पियर जो है असफल रहे, एम्पियर इस चीज नहीं समझा पाए थे, और इसीलिए लूप L1 के लिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सत्य नहीं है कि B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I, ये पूरा का पूरा सत्य है, वो नहीं है। तो संशोधन क्या किया गया, इनमें सुधार क्या गया, तो एम्पियर नियम और उसमें मैक्सवेल का संशोधन, ठीक है। तो संशोधित एम्पियर का नियम, तो मैक्सवेल ने कहा कि आवेशन के दौरान संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई धारा अवश्य होनी चाहिए, कोई करंट जरूर एक बह रही है, इस धारा को उन्होंने विस्थापन धारा कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, ठीक है। और इसके आधार पर उन्होंने एम्पियर के नियम में संशोधन किया, और संशोधित नियम ये है, जो अभी तक नियम था कि B डॉट DL बराबर B डॉट DL ये था, है ना, बराबर म्यू नॉट और I था, तो ये जो I है ना, इन्होंने कहा कि जो I है, ये I सिर्फ I नहीं है, ये I बराबर है IC प्लस ID। IC को चालन धारा बोलते हैं, जो तार में बह रही है चालन धारा, और ये D है, ID जो है ये विस्थापन धारा है, जो प्लेटों के बीच बह रही है, ठीक है। इसलिए टोटल करंट अगर देखें, टोटल अब देखेंगे सूत्र तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा टोटल करंट के साथ, तो आप देख सकते हैं। और विस्थापन धारा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और विस्थापन धारा को हम ID से निरूपित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये, और इसको ID बराबर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा है, इसलिए मैंने इसको काट के, प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र नहीं विद्युत क्षेत्र होता है, याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब मैक्सवेल की जो समीकरण थी वो कंप्लीट हो चुकी है, 4 समीकरण। पहला तो आप गाउस का नियम जानते हैं, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये पहले से ही था, सभी जानते हैं, ये भी सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट। ये प्रेरण का नियम फैराडे वाला बिल्कुल परफेक्ट अपने आप में सही, बस इसमें थोड़ी सी गलती थी, इसको सही कर दिया तो ये संशोधित एम्पियर का नियम हो गया, तो इसको मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं, संशोधित, जिसमें विस्थापन धारा थोड़ा सा ऐड किया गया। तो ये 4 मैक्सवेल की समीकरण हैं। कई बार एग्जाम में मैक्सवेल के 4 समीकरण कौन कौन से हैं वो लिखने के लिए पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन कौन से हैं लिख देंगे। 2 तो गॉस के हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र वाला और चुंबकीय क्षेत्र वाला, बाकी ये आप देख सकते हैं कि फैराडे का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और ये वाला B डॉट DL बराबर म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅dt, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यही है इस चैप्टर में, देखा जाए तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है, इससे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, बेसिक सी बात थी, छोटा सी चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।